पाकिस्तान में सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन बिलाशुबा ये कारोबार के बगैर मुमकिन नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक कारोबारी सल्तनत, कैसे आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। जी, किताब जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये पाकिस्तान की एक ऐसे कारोबारी कबीले के बारे में है जिसके मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी लोगों में शामिल होते हैं और मेजॉरिटी लोग अरबपति लोगों में शामिल होते हैं। ये किताब आप एक कारोबारी बंदे के जहन में जितनी भी सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब देगी। ये बताएगी कि क्या कारोबार के अंदर साख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फ़ायदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ पे बात करेगी कि एक ख़ानदान के अंदर जो है वो इत्तेफाक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अकेले चीज़ों को लेके चलना और लीड करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ पे बात करेगी कि कम प्रॉफिट के ऊपर कारोबार को लेके चलना ज़्यादा फिजिबल है या ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर चीज़ों को लेके चलना कामयाबी की ज़मानत है। ये इस चीज़ को डिस्कस करेगी कि मुनाफा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कारोबारी ताल्लुकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस चीज़ पे भी डिस्कस होगी कि क्या जो रिस्क है वो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए या रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी कारोबार से रिलेटेड सवाल आपके ज़हन में आ सकते हैं, ये वीडियो और ये किताब उन सारे सवालों का जवाब देगी। इसके अलावा हम एक ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में भी बात करेंगे जो आपके लिए भी बड़ा हैरानकुन और बड़ा खुशकुन आपके लिए वो चीज़ होगी कि एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अरबपति पैदा किए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कोटी सिस्टम क्या है जिसके बारे में ये कम्युनिटी और जिस कबीले की केस स्टडी में हम बात कर रहे हैं, वो कबीला क्यों समझता है कि वो कोटी सिस्टम जो है वो उसने इन लोगों की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आज की वीडियो आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको आपके कारोबार से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा और जिनको फॉलो करके आप पाकिस्तान के जो है वो कामयाब तरीन कारोबारी लोगों में और सनतकारों में शामिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे, जिस कारोबारी कबीले के बारे में बात करेंगे, उस किताब का नाम है कामयाब लोग। इस किताब को डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखा, जो एक पाकिस्तान का बहुत ही मुमताज़ नाम है। डॉक्टर अमजद साकिब ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मुकाबले के इम्तिहान में यानी CSS के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करने के बाद उनकी जो है पहली पोस्टिंग चनियोट के अंदर हुई। चनियोट के अंदर उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बड़े बड़े घर देखे। वो बड़े बड़े घर और बड़े बड़े महल जब उन्होंने देखे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये इतने बड़े बड़े घर और इतने बड़े बड़े महल किन लोगों के हैं। तो उनको बताया गया कि ये घर चनियोटी शेख जो फैमिलीज़ हैं, जो ये उनके घर हैं और ये जो चनियोटी शेख हैं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ के अंदर और इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ के अंदर आती हैं। वहाँ से डॉक्टर साहब को एक इंस्पिरेशन मिली कि वो इन लोगों के ऊपर कि चनियोटी शेख जो हैं इनमें से मेजॉरिटी लोग अरबपति हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो उन्होंने इनको एज ए केस स्टडी इनके ऊपर पढ़ना, रिसर्च करना और काम करना शुरू किया ताकि वो ये जान सकें कि वो कौन सी इनके अंदर खूबियाँ थी, वो कौन से क्रेडेंशियल्स थे, वो कौन सा आर्ट था इन लोगों के पास जिसकी वजह से इन्होंने कारोबार में इतनी बड़ी सक्सेसेस ली। डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर अमजद साकिब साहब की क्रेडिबिलिटी के बारे में और उनके स्टेचर के बारे में एक और बात कि जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब का स्टेचर है वो कितना बड़ा है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम चला रहे हैं और 2022 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज़ के लिए भी उनका नाम नॉमिनेट हुआ। तो जब डॉक्टर साहब का तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस फैमिली के बारे में, इन लोगों के बारे में, इस कबीले के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में जानें, पढ़ें, रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें और अपने जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं,
उनको इनलाइटन कर सकें कि वो भी उन क्रेडेंशियल्स, वो भी उन खूबियों, वो भी उस आर्ट को सीख के वो कारोबार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां ले सकते हैं। तो ये किताब जो है ये 15 साल की रिसर्च के बाद डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखी, जिसमें वो इन लोगों से मिले, इन लोगों से बातचीत की, इन लोगों से डिटेल्ड जो है डिस्कशन के बाद एज अ केस स्टडीज़ कम्युनिटी को लेने के बाद ये किताब लिखी। और ये किताब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के ऊपर एक मास्टरपीस है। बेसिकली ये जो चनियोटी शेख कम्युनिटी है, ये इंडिया से माइग्रेट करके चनियोट के अंदर आए, और इनके आने की, यहाँ पे माइग्रेट करने की वजह ये थी कि ये शहर दरिया चनाब के किनारे वाक़या था, और यहाँ पे कुछ ट्रेड भी थी दरिया होने की वजह से, और यहाँ की ज़मीन भी फर्टाइल थी एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इन्होंने चनियोट का रुख किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको लगा कि चनियोट के अंदर जो कामयाबी के या जो एम्प्लॉयमेंट के या कामयाब होने के, एक्सेल करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो स्लिम चांसेस हैं। तो इन लोगों ने फ़ैसला किया कि ये दूसरे शहरों की तरफ जो है वो हिजरत करेंगे। तो इन लोगों ने दूसरे शहरों की तरफ हिजरत की, और वहाँ पे जाके इन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल से एक बेसिक, जैसे एक इंसान मेहनत से एक बिल्कुल बुनियादी लेवल से अपना जो है स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करता है, वहाँ से स्टार्ट किया। किसी ने छोटी सी दुकान बनाई, किसी ने मजदूरी करना स्टार्ट की। इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ किया। लेकिन चूँकि ये लोग ज़िंदगी में आगे जाना चाहते थे, ये लोग ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते थे, तो इन लोगों ने को मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया। इनको मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। इनको लगा कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मौका मौजूद है जिस मौके को से अभी तक किसी और बंदे ने, किसी और कम्युनिटी ने फ़ायदा नहीं उठाया। वो मौका ये था, यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो है चमड़े के कारोबार के अंदर हिंदू लोग अपने आप को नहीं इंडल्ज करते थे। अपनी मजहबी मजबूरियों की वजह से वो चमड़े के कारोबार के अंदर नहीं जाते थे। बहुत जल्दी इन लोगों ने ये मार्केट के अंदर ये गैप भांप लिया, और उसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इन लोगों ने चमड़े के काम के अंदर आना शुरू किया। और एक टाइम के अंदर सारा चमड़े का कारोबार जो था यूनाइटेड इंडिया का, वो चनियोटी शेख लोगों की कम्युनिटी के पास था। तो सबसे पहले इन्होंने इस गैप को आइडेंटिफाई किया। फिर इन्होंने बड़ी जफाकशी के साथ बड़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम एंड अगेन जो ये लोग जो हैं चमड़े के काम के साथ इन्वॉल्व होते गए। और ये लोग जो थे जब दूसरे शहरों में जाते थे तो चनियोट के सारे लोग एक ही जगह मिल के रहते थे, और इसको ये अपनी किताब के अंदर कोटी सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये कहते हैं कि कोटी सिस्टम की जो है हमारे आबाओ अजदाद की कारोबार के अंदर कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल था। इस कोटी सिस्टम का रोल किस तरह से बहुत बड़ा था, ये आगे हम वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब बताते हैं कि अगर पाकिस्तान के टॉप 10 टैक्स पेयर्स को लिया जाए तो इसमें से पहले 10 बड़े टैक्स पेयर्स में से 5 टैक्स पेयर जो है वो चनियोटी शेख हैं। इसके बाद अगर जब चनियोटी शेख चनियोट के अंदर आए, उन्होंने माइग्रेशन की 1868 की मरदमशुमारी के मुताबिक उनकी जो आबादी थी वो 8000 थी, यानी तकरीबन 1000 घर थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 लाख चनियोटी शेख कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, और इसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया, वो कारोबारी तौर पे जो है बहुत ही कामयाब हैं, और वो पाकिस्तान के मारूफ सनतकारों में शामिल होते हैं। पाकिस्तान का कोई बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जिसको इन लोगों ने हेड ना किया हो, जिसको इन लोगों ने लीड ना किया हो, जिसके प्रेसिडेंट ये लोग ना बने हो। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों के लिए बड़ी शायद इंटरेस्टिंग हो कि चनियोट के अंदर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका नाम है इस्लामिया हाई स्कूल चनियोट। इस्लामिया हाई स्कूल ने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग पैदा किए, और उसके बाद इस स्कूल के फारगुल तहसील जो स्टूडेंट्स थे, जो चनियोटी शेख थे, वो पाकिस्तान के सारे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स बने। इसमें डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने जो चनियोटी शेख लोगों की 30 बड़े ग्रुप हैं, 30 बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ जो हैं,
उनका जिक्र भी किया है। उनमें से इनके नाम आपके सामने चल भी रहे होंगे, चीदा चीदा के नाम मैं भी आपके सामने ले लेता हूँ। उसमें दीन ग्रुप है, उसमें मनु ग्रुप है, उसमें क्रीसेंट ग्रुप है, उसमें स्फायर ग्रुप है, उसमें टाटा ग्रुप है, उसमें ओलंपिया ग्रुप है, उसमें डायमंड ग्रुप है, उसमें निशाद ग्रुप है, उसमें मेफेयर ग्रुप है, उसमें कॉलोनी ग्रुप है एंड सो ऑन। आपको ये भी पता है कि भट्टो साहब के टाइम के अंदर 20 ऐसी फैमिलीज़ का जिक्र किया गया कि जिनकी पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली है, कारोबार के अंदर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इनका नाम जो डॉक्टर महबूबुल हक हैं, उन्होंने इनका नाम दिया, जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इनका नाम लिया इन 20 फैमिलीज़ का। उनमें भी बहुत सारी जो फैमिलीज़ जो थी वो चनियोटी शेख फैमिलीज़ उनके अंदर मौजूद थी। इस किताब में डॉक्टर अमजद साकिब ने चनियोटी शेखों की जिन खूबियों का जिक्र किया है, जिसको चनियोटी शेख समझते हैं कि जिसकी वजह से, जिन क्रेडेंशियल्स की वजह से, जिन क्वालिटीज़ की वजह से, जिन खूबियों की वजह से, जिस आर्ट की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल और बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की, वो उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जिसको चनियोटी शेख कहते हैं कि किसी भी कारोबार में कामयाब होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ईमानदारी है, वो ऑनेस्टी है, वो कारोबार की साख है। वो कहते हैं कि अगर आपका सारा कारोबार डूब भी जाए लेकिन आपके पास अपने कारोबार की साख मौजूद हो तो आप एक कारोबारी सल्तनत दोबारा कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा आपके कारोबार की साख मुतासर हो जाए तो आपके लिए कामयाबी की मेराज के ऊपर पहुंचना कारोबार के अंदर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और आप देखें कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं कारोबार को लेके उनका पर्सपेक्टिव क्या है और उनकी अप्रोच कितनी शॉर्ट साइटेड है, जिसमें वो बहुत नज़दीक की चीज़ों को देख रहे होते हैं और उनकी दूरअंदेशी उनके पास इस हवाले से नहीं है। दूसरी चीज़ जिसको वो इम्पॉर्टेंट समझते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी कम्युनिटी ने ग्रो किया और यहाँ तक पहुँचे, वो उनके ख़ानदान के अंदर इत्तेफाक था। आप हैरान होंगे कि इस किताब को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इन 30 जो बड़े बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ की बात की, इनके दरमियान भला का इत्तेहाद, भला की मोहब्बत और यगानगत और यूनिटी आपस में मौजूद थी। तो ये अपने ख़ानदान के अंदर जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको अपने कारोबार के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट समझते हैं। और इनके मुताबिक 3 नस्लों तक इनका कारोबार मुश्तरक चलता है। और अभी तो इनमें से बहुत सारी फैमिलीज़ जो है, जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करती हैं कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स और डिफरेंट लीगल लॉयर्स के साथ इन कंसल्टेशन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो फैमिली बिजनेस है ये 8 से 10 नस्लों तक चले, क्योंकि दुनिया में ये एक साइंस है और ये 8 से 10 नस्लों तक चल रहा है। तीसरी चीज़ जिसको वो अपने कारोबार के लिए इम्पॉर्टेंट समझते हैं वो माइग्रेशन है, वो हिजरत है। ये लोग कहते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं कारोबार के हवाले से, वो ऐसी जगह के ऊपर जाके करें जो उस काम के लिए परफेक्ट हो। इन लोगों ने जो है कलकत्ता हिजरत की, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, अमृतसर, लखनऊ, इन सारी जगहों के ऊपर इन्होंने हिजरत की। पाकिस्तान बनने के बाद इन लोगों ने ढाका, चिटागोंग, फैसलाबाद, लाहौर और कराची के अंदर इन लोगों ने हिजरत की और वहाँ पे जाके इन्होंने अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट किया और उसके अंदर एक्सेल किया। चौथी चीज़, ये लोग जो हैं ये लो प्रॉफिट के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे बाओ अजदाद की तरफ से सिखाया गया कि आपने लो प्रॉफिट के ऊपर चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके कंपैटिटर्स के लिए आपके साथ compete करना मुश्किल हो जाता है और आप अपनी जो मार्केट के अंदर ग्राहक हैं उनका हुजम और साइज़ बढ़ा के प्रॉफिट में थोड़ी कमी आती है, आप उस गैप को फिल कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग अपने कस्टमर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। ये कहते थे कि कारोबार के अंदर मुनाफा कमाना आपके लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंस ये होनी चाहिए कि आपके कारोबार से आपके ग्राहक को मुनाफा हो, आपके ग्राहक को फ़ायदा हो, आपका कारोबार आपके ग्राहक के लिए सूदमंद साबित हो। और ये आपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा
ताल्लुक़ कायम करने, और कह रहे हैं कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी के अंदर भी फ़र्क आना चाहिए। और ये बता रहे थे कि बहुत सारे हमारे मुलाजमीन हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, तो ये इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के ट्रेडिशनल कारोबार के अंदर जो है वो ग्राहकों के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा जाता, और जो आपके साथ काम करने वाले टीम मेंबर्स हैं उनका भी उस तरह से नहीं सोचा जाता। लेकिन अगर आप वेस्टर्न मॉडल्स देखेंगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज देखेंगे, तो आपको देखेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रेडेंशियल्स, आपको ये सारी खूबियाँ जो है आपको उनके अंदर नज़र आएंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये लोग जो हैं ये कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, लड़ाई झगड़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल बंदे, एक सनतकार के लिए, एक कारोबारी बंदों के लिए कन्फ्लिक्ट्स के अंदर जब वो आता है, लड़ाई झगड़ों में पड़ता है, तो उसकी वजह से उसके कारोबार को और उसकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कहता है कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की किसी भी लड़ाई झगड़े और कन्फ्लिक्ट के अंदर खुद को इंटेंगल ना करें, खुद को उसके अंदर शामिल ना करें। इसके अलावा एक चीज़, इनकी हार्ड वर्क और रेजिलियंस है। ये इंतहाई जफाकश और इंतहाई मेहनती लोग हैं। इनके ऊपर जब आप किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइम में बेशुमार दफ़ा इनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया जब ये आसमान से बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ गए। लेकिन ये कोई आर्ट है, ये इनकी ट्रेनिंग है, ये इनकी ये क्वालिटीज़ और ये इनकी वैल्यू सिस्टम है जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा अंपायर्स खड़ी कर लें। मसलन जब पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुआ तो उस वक्त भी इनके कारोबार को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनके कारोबार का हब जो था वो कलकत्ता और मद्रास, दिल्ली, मुंबई, इस तरह की जगह थी। फिर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिसेशन हुआ, आपस में अलग-अलग हुए, तो उस वक्त भी इनको बहुत नुकसान हुआ। जब नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब ने की, उस वक्त भी नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने दोबारा अपनी बिजनेस एम्पायर्स को खड़ा कर लिया, और ये अपनी बिजनेस एम्पायर्स को इतने मुश्किल टाइम के बाद खड़ा करने का जो क्रेडिट देते हैं, ये कहते हैं कि जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, जो बिज़नेस रिलेशंस हैं, वो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिज़नेस रिलेशन आपके ताल्लुकात आपके ग्राहकों के साथ, आपके ताल्लुकात आपके जो मुलाजमीन आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, आपके ताल्लुकात जो लोग आपके वेंडर्स हैं जो आपको खाम माल दे रहे हैं उनके साथ, आपके ताल्लुकात जो लोग बैंकों के साथ, आपके ताल्लुकात गवर्नमेंट के साथ, आपके गो के जितने भी लोग जो आपके कारोबार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका कोई ताल्लुक है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि मुश्किल टाइम में हम लोग जो सर्वाइव किए हैं उसके अंदर बाकी चीज़ों के साथ इस चीज़ का भी बहुत इम्पॉर्टेंस थी कि हमने जो कारोबारी ताल्लुकात हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि अपने आप सारे जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में ना डालें, बल्कि उनको मुख्तलिफ़ टोकरियों के अंदर डालें, यानी मुख्तलिफ़ कारोबारों के अंदर आप अपने आप को लेके आएँ, ताकि अगर आप कोई एक सेक्टर को नुकसान हो भी तो आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही सेक्टर में ना डाली हुई हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोग, आपको पता है कि बात करते हैं कि जी आपको ब्लाइंड जो है वो रिस्क लेने चाहिए, आपको बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए, सारी चीज़ें। ये उसके बरक्स कहते हैं कि आपको रिस्क के बगैर तो कारोबार चल ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने रिस्क लेना है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, नपातुला रिस्क लें। उसकी वजह से आपके कामयाब होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और नाकाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो इनकी अभी तो इनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब ये अपने इंसेस्टर से पीछे अपने आबाओ अजदाद से स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली वो ट्रेडिशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है वैसे, कि ये अपने बच्चों को जल्दी कारोबार के अंदर किसी ना किसी हवाले से इंगेज कर लेते हैं और उनकी जो कारोबारी ट्रेनिंग है वो बड़ी अर्ली लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। फिर इनके अंदर, इनके आबाओ अजदाद के अंदर देखा जाए तो मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता था। वो बहुत ही मजहबी थे, सोमो सलात के पाबंद थे। काफ़ी सारे तो बीच में ऐसे भी थे कि जो सूद के ऊपर काम करना पसंद नहीं करते थे। और इसके अलावा ये भी और इनके आबाओ अजदाद भी जो है बड़े जानरस थे, अल्लाह की राह में
बड़ी फयाजी के साथ खर्च करते थे। एक और जो इनकी वैल्यू, ये सादगी के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। सादा रहना, सादा रहन सहन, सादी ज़िंदगी, ये इनकी ज़िंदगी का हासा है जो इनको आबाओ अजदाद की तरफ से दिया गया है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे है कि जब आपको कारोबार में प्रॉफिट होता है तो आप उसको बैंकों में संभालते जाते हैं या उसको बचत करके इकट्ठा करते जाते हैं। ये कहते हैं कि आप उसको बचत करके इकट्ठा करने की बजाय और उसको बैंकों में रखने की बजाय आप उसको अपने कारोबार के अंदर री इन्वेस्ट करें। आप अपने कारोबार के स्केल को बढ़ाएं ताकि आपका कारोबार जो है वो फले फूले और आगे जाए। ये कहते हैं, ये कानून को फॉलो करने के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो जब भी आपको कानून से बचने के लिए हर दफ़ा लकी रहना पड़ेगा, और अगर आप कानून को फॉलो करते हैं, कानूनी जो जितने भी तकाज़े हैं उनको पूरे करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का डर खौफ नहीं होगा और आप लंबे अरसे तक बिज़नेस कर सकेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह की मिसचीफ के अंदर, किसी भी तरह की दो नंबरी के अंदर, किसी तरह की बुरी चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये अपने जो मद्दे मुकाबिल हैं, अपने जो कंपेटिटर्स हैं, अपने जो मुखालिफ हैं, उनके साथ ये गंदी सियासत या डर्टी पॉलिटिक्स जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं कि अगर आप डर्टी पॉलिटिक्स और गंदी सियासत करेंगे तो अगला अगर आप अपने अपोनेंट को डिफीट कर भी देते हैं तो उसके बाद एक स्पेस क्रिएट होगी और उस स्पेस को एक नया कंपेटिटर, एक नया मद्दे मुकाबिल आके उस स्पेस को फिल करेगा। जब वो स्पेस को फिल करेगा फिर आप वही एक विशियस साइकिल, वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और आपको जीतने के लिए हर दफ़ा लकी रहना पड़ेगा, और अगर आप एक भी दफ़ा लकी ना रहे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सेहतमंद माहौल के अंदर अपने जो मद्दे मुकाबिल हैं उनके साथ compete करके कारोबार करने और एक्सेल करने के ऊपर जो है बिलीव करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो मैं बता सकता हूँ कि जो इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है कि ये लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करके जो है ये अपनी एक्सीलेंस के ऊपर पहुँचे। एक और चीज़ जो मुझे याद आ रही है कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिज़नेस और ये सारी चीज़ें, इसमें ये कहते थे कि आपने तब तक कोई बिज़नेस नहीं करना नया जब तक आपको पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए। तो ये बिल्कुल ही हैप्पैज़र्ड और जल्दी में लिए गए फ़ैसलों के ऊपर यकीन नहीं करते थे। तो ये वो सारी खूबियाँ थीं, ये वो सारा आर्ट था जिसकी वजह से इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स को खड़ा किया। तो मैं एक तो ये चाहता था कि इस किताब का मैसेज जो है वो पाकिस्तान के बाकी लोगों तक, पाकिस्तान की यूथ तक पहुँचे। और दूसरी बात ये थी कि जब मैंने देखा तो यूट्यूब में इस किताब के ऊपर कोई और समरी, कोई और रिव्यू अवेलेबल नहीं था। और तीसरा, ये ट्रिब्यूट थी डॉक्टर अमजद साकिब साहब को, क्योंकि इस तरह के हीरो और इस तरह के बड़े लोग जो पाकिस्तान को बदल रहे हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए सेल्फलेसली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकूं। और आखिर में मैं अपने जो दोस्त सैयद मुजम्मिल गिलानी साहब हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं अखुवत फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत किताब मुझे तोहफ़तन दी और मैंने उसको पढ़ा और मुझे वाकई लगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप और कारोबार के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरीन किताब है और पाकिस्तान के सारे यंग लोगों को और एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के अंदर, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस किताब को ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।